क्या भारत के पड़ोस में एक नई जंग छिड़ने जा रही है? दो पड़ोसी देशों में रंजिश इतनी कैसी बढ़ गई कि एक तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है तो दूसरी तरफ से सेना की चौकियों पर बम फेंके जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताज़ा विवाद की। 25 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की। इसमें 46 आम नागरिकों की जान गई और 3 दिन बाद अफ़गानिस्तान की ओर से जवाबी हमला हुआ। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के सैनिक मारे गए। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। इस हमले के बाद दोनों देशों के लीडरान एक दूसरे को सबक सिखा देने की बात कर रहे हैं। इसी बीच 30 दिसंबर को पाकिस्तान में एक आतंकी हमला हो गया। पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक सुसाइड बॉम्बर ने आर्मी पर हमला किया। 4 सैनिक जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान का आरोप कि आतंकी अफगानिस्तान से ही आ रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP जैसे आतंकी गुटों को पनाह दे रहा है। इसी गुट के अड्डे पर 25 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ा है। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं ये विवाद एक और बड़ी जंग की आहट तो नहीं है। तो आज के शो में हम जानेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कहीं कोई जंग तो नहीं शुरू होने वाली है और अगर हालात बिगड़े तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले एक छोटा रिकैप। Brought to you by ITIL and Rise. तारीख 25 दिसंबर 2024। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में बमबारी की। कहा, हम TTP के अड्डों को निशाना बना रहे हैं। TTP ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लगभग 2 दशकों से जंग छेड़ी हुई है। ये गुट पाकिस्तान की सेना, उसके अड्डों और आम नागरिकों पर हमले करता रहा है, इसलिए उसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। बहरहाल 25 दिसंबर को हुए पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के आम नागरिक मारे गए थे। फिर 25 की सुबह ही अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला हमारी संप्रभुता पे हमला है और हम बदला लेंगे। मैच के बाद मैच। राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम। पाए अपना पैक VRise.com से। फिर आई 28 दिसंबर की तारीख। रात के समय अफगानिस्तान की बॉर्डर से तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में घुसे और पाक सेना की चौकियों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक वहां की सेना ने तालिबान के लड़ाकों को रोकने की कोशिश की और हमला विफल कर दिया। इसकी अगली सुबह तालिबान ने फिर हमले की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि हमले में तालिबान का साथ देने कुछ आतंकी संगठन भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की सेना पर हमले किए। इस हमले में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर 2 दावे हैं। पहला दावा अफगानिस्तान की तरफ से आता है। उसने कहा कि हमने जवाबी हमला किया है, हम पर हमला करने वाले पक्ष के कई लड़ाके मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये झड़प खोस्त प्रांत में हुई है। अफगानिस्तान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान के सैनिकों के मारे जाने की बात नहीं कही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हमले में पाकिस्तान की सेना के करीब 19 जवान मारे गए हैं। ये तो पहला दावा हो गया। अब दूसरा दावा पाकिस्तान की ओर से आया है। उसने कहा है कि हमारा केवल 1 सैनिक मारा गया है, 13 घायल हुए हैं। वहीं इस झड़प में पाकिस्तान ने कई आतंकियों को मारने का भी दावा किया है। यह झड़प 28 दिसंबर तक चली। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया। कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते। अफगानिस्तान के नेताओं ने भी लड़ाई की कोई बात नहीं कही। लेकिन 30 दिसंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर आतंकी हमला हो गया। अफगानिस्तान के खामा प्रेस ने इस हमले की जानकारी दी। कहा कि ये एक फिदायीन हमला था। इसमें पाकिस्तान के 4 सैनिक जख्मी हुए हैं। ये आतंकी कहां से आए, कौन थे, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी अफगानिस्तान से ही आए होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है और हालिया विवाद के बाद TTP जैसे संगठन पाकिस्तान आर्मी से बदला लेने के लिए आतुर हैं। ये तो हुई हालिया विवाद की कहानी, पर सवाल उठता है कि दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता क्यों जा रहा है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, तालिबान। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। लेकिन तालिबान ने सत्ता में वापसी करने के बाद
टीटीपी जैसे संगठनों को पनाह दी। वो भले ही इस बात से इनकार करे, लेकिन उसका इतिहास और स्वतंत्र रिपोर्ट्स कुछ और कहानी बयान करती हैं। इस पर हमने दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स में बात की हुई है विस्तार से। आप देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी वजह, सीमा विवाद। आपने पिछले 2-3 दिनों में आरोप सुने होंगे कि अफगानिस्तान से आतंकी पाकिस्तान में एंट्री ले रहे हैं। हमने अभी भी बताया ही आपको। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान अपनी सीमा की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है, बढ़ा क्यों नहीं देता है। जवाब है कि दोनों देशों के बीच एक तय सीमा नहीं है। कैसे, ये समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 1839 में चलते हैं। इस साल ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर पहली बार हमला किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ब्रिटेन 3 दशक बाद वापस लौटा, इस बार पूरी तैयारी के साथ। दूसरे एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटेन की जीत हुई। उसने अफगानिस्तान में कठपुतली सरकार बिठा दी। अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान का नया शासक बना। उस समय भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। अंग्रेजों का शासन था। 12 नवंबर 1893 को ब्रिटेन ने भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची। अब्दुल रहमान खान और ब्रिटिश भारत के फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मोर्टिमेर डूरंड ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इसलिए सर डूरंड के नाम पर इस सीमा रेखा को डूरंड लाइन नाम दे दिया गया। अफगानिस्तान 1919 के साल में ब्रिटेन के नियंत्रण से निकल गया। 1947 में भारत को भी आज़ादी मिली, पाकिस्तान बना। इसके बाद डूरंड लाइन भारत की बजाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बन गई। डूरंड लाइन के आसपास के इलाकों में 2 जातीय समूह रहते हैं, पंजाबी और पश्तून। डूरंड लाइन के पहले पश्तून पंजाबियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लड़ रहे थे। जैसे ही लाइन खींची गई, पश्तून 2 हिस्सों में बंट गए। 2017 में जब डूरंड लाइन के आसपास आतंकी घटनाएं बढ़ने लगीं, तब पाकिस्तान ने सीमा बंदी करने का फैसला लिया। डूरंड लाइन की लंबाई लगभग 2700 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने 13 फुट ऊंची फेंसिंग लगाने की योजना बनाई। बॉर्डर पर 1000 से अधिक वॉच टावर्स लगाए जाने थे। इसके अलावा सर्विलांस कैमरों और इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगाने का भी प्लान था, लेकिन तालिबान ने सत्ता में आने के बाद इसका विरोध किया। कहा इससे कई परिवार बट जाएंगे, और आज तक फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। और इसीलिए अफगानिस्तान से इतनी आसानी से आतंकी अंदर घुस आते हैं पाकिस्तान में। तीसरी वजह, टीटीपी ने लगभग 2 दशकों से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया हुआ है। अब तक टीटीपी पाकिस्तान में दर्जनों बड़े आतंकी हमले कर चुका है। सबसे भयानक हमला दिसंबर 2014 में हुआ था पेशावर के स्कूल में। इसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे, इनमें से 132 स्कूली बच्चे थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। टीटीपी की ताकत आधी हो गई। बचे खुचे आतंकी अफगानिस्तान भाग गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान में वापसी की। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीटीपी को युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। कहा अगर हमले बंद किए तो तुम्हारे कमांडर जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। ये युद्ध विराम कुछ समय तक तो चला, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बात नहीं बनी। नवंबर 2022 ये युद्ध विराम खत्म हो गया। टीटीपी ने पूरे देश में आतंकी हमले करने का ऐलान किया। तब से लेकर अब तक टीटीपी कई बड़े हमले पाकिस्तान की फौज पर कर चुका है। इसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक और आम नागरिक घायल हुए हैं और हलाक भी हुए हैं। और ये थी कहानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान विवाद की। और अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने इस मामले को विस्तार से समझने के लिए विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा से संपर्क किया। हमने उनसे पूछा कि 28 दिसंबर को तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया। इस झड़प में दोनों तरफ के लोगों के मारे जाने की खबर है। क्या ये विवाद जंग में तब्दील हो सकता है? देखिए, ये लो स्केल इंसर्जेंसी मूवमेंट है, ये चलता रहेगा। फुल ब्लोन युद्ध ज़रा मुश्किल है होना। इस तरह की सिचुएशन में हमने देखा है कि इंसर्जेंट अटैक्स होते रहेंगे, ये लड़ते रहेंगे, इनसे जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। तालिबान जब अमेरिकन तालिबान से लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, 22 साल तक वो लड़ते रहे, मगर ये था कि उनको वो हरा नहीं पाए। उसका कारण ये था कि पाकिस्तान की सपोर्ट थी। अब जो पाकिस्तानी तालिबान जो हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको अफगानिस्तान की सपोर्ट है। तो ये इस तरह से चलते रहेंगे, बॉर्डर पे स्क्रिमिशेस होते रहेंगे। अफगान फोर्सेस जो हैं वो, उनके पास एयर कवर नहीं है, फुल फ्लेश्ड आर्मी नहीं है। ये बॉर्डर पे वो अगर ज़्यादा डिप्लॉय नहीं कर सकते, लेकिन वो क्षति बहुत पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है कि
पाकिस्तान के पास भी इतना इकोनॉमिकली वीक है। फुल ब्लोन वॉर के मतलब ये होते हैं कि एयर फोर्स, नेवी, बॉर्डर के ऊपर यानी ग्राउंड फोर्सेस, उसका अटैक, तो इससे ह्यूज मोबिलाइजेशन, मैसिव इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसमें। तो इस वजह से एक कारण ये भी दिखता है कि शायद वो ना हो। लेकिन हाँ, ये इस तरह के बॉर्डर के क्लैशेस और बॉर्डर के ऊपर वो करना, कभी ज़्यादा कभी कम, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर दोनों देशों की भी जंग शुरू होती है तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं नहीं समझता कि सीधा भारत पे असर पड़ेगा। पड़ोस की कंट्री में युद्ध हो रहा है तो भारत को अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन यह है कि इसमें म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, और क्योंकि बीच में पंजाब पड़ जाता है तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि रिफ्यूजी भी इस तरफ आएंगे। कोशिश ज़रूर होगी रिफ्यूजीज के आने की, वो एक शंका बनी रहती है कि उस साइड से रिफ्यूजी का आना बड़ी संख्या में। लेकिन पश्तून के रिफ्यूजीज का इधर आना उनके लिए ज़रा लंबा पड़ता है, बल्कि वो बलूचिस्तान, ईरान, उस तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। 30 दिसंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पर भी हमले की खबर आई है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक की सुई टीटीपी पर ही है। पाकिस्तान टीटीपी का मसला कैसे हल करेगा, इस पर भी सुनते हैं एक्सपर्ट्स की राय। पाकिस्तान के पास मसले को हल करने का एक ही तरीका पाकिस्तान ने सोच रखा है, वो है दमन। और दमन की नीति से मुझे नहीं लगता कि ये मसला हल होगा। और दूसरी बात ये कि तहरीक तालिबान जो है, अब वो उसकी काफ़ी बड़ा सपोर्ट बेस भी है वहाँ के अंदर, ख़ास तौर से जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है, पश्तून रीजन में, उनका काफ़ी सपोर्ट बेस भी है। गौर तलब बात यह है कि जब अफ़गान वार यानी जब सोवियत ऑक्यूपेशन था अफ़गानिस्तान का, उस समय जो बहुत से मदरसे खुले थे बड़ी संख्या में, और उन मदरसों से ही ये तालिबान जो अफ़गानिस्तान के थे वो निकल के गए थे और लड़े थे वहाँ के ऊपर, रिफ्यूजीज़ के लिए खोले गए थे। तो वो मदरसे तो अभी भी हैं, और इन मदरसों में वही तालीम दी जाती है जो इनके पास थी, यानी उसी तालीम के ये भी प्रोडक्ट हैं। और ये सब जो हैं देवबंद तहरीक से जुड़े हुए हैं लोग, तो वो एक बड़ी समस्या है उनके सामने फोर्सेस को। मुझे एक चीज़ का डर इस बात का है, अगर लंबी लड़ाई चली तो ये तालिबान जो हैं, पाकिस्तान की सेना में भी पश्तून बड़ी संख्या में हैं, और अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई चली तो पश्तून का रिवोल्ट भी सेना के अंदर हो सकता है। ये था हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर को निधन हो गया। वो 100 साल के थे और देश के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति थे। 1 अक्टूबर 1924 को जिमी कार्टर ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट से रिश्तों की बुनियाद रखी थी। बतौर राष्ट्रपति उन्हें इजराइल और इजिप्ट के बीच 1978 के कैंप डेविड समझौते के लिए याद किया जाता है। इस समझौते के कारण मिडिल ईस्ट में शांति आई थी। उन्हें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच परमाणु तनाव को कम करने वालों में भी याद किया जाता रहेगा। उनके निधन पर व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया, कहा कि 9 जनवरी को पूरे देश में, पूरे अमेरिका में यानी राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्टर को असाधारण नेता के तौर पर याद किया। वहीं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों पर पूर्व राष्ट्रपति की कृतज्ञता का ऋण रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के निधन के बाद परंपराओं के मुताबिक सरकारी इमारतों पर अमेरिकी झंडे को आधा झुका दिया जाता है। जिमी कार्टर के निधन के बाद 28 जनवरी 2025 तक झंडा आधा झुका रहेगा। दूसरी सुर्खी साउथ कोरिया से 29 दिसंबर को यहां भीषण विमान हादसा हुआ। इसमें अब तक 179 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फ्लाइट बैंकॉक से दक्षिण कोरिया लौट रही थी। ये जेजू एयर की उड़ान संख्या 2216 थी, जिसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हादसा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से लगभग 290 किलोमीटर दूर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ। जब विमान रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था तो उसका अगला लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था। 2-3 असफल प्रयास के बाद पायलट ने उसे बेली लैंडिंग के सहारे रनवे पर उतारने की कोशिश की। जब लैंडिंग के दौरान विमान के लैंडिंग गियर काम न करें तो पायलट कई बार विमान की बेली माने इसके पेट यानी विमान के जो निचला वाला हिस्सा होता है उसकी बॉडी के सहारे लैंडिंग कराने की कोशिश करते हैं। इसे ही बेली लैंडिंग कहते हैं। लेकिन इस बार बेली लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया और पास की कंक्रीट फेंसिंग से टकरा गया। टकराते ही विमान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 32 गाड़ियां और कुछ हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे। 1500 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड वर्कर्स, आर्मी और पुलिस लगी, तब जाकर कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। विमान में 181 लोग सवार थे, जिसमें से 179 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 2 लोग जिंदा बाहर निकले, जिनको कहा जा रहा है कि वो क्रू मेंबर हो सकते हैं। प्राथमिक तौर पर यह जानकारी आ रही है कि संभवतः विमान लैंड करते समय पंछियों के समूह से एक टकरा गया, जिसकी वजह से लैंडिंग गियर में की दिक्कत आई, टेक्निकल फॉल्ट आया। अब हादसे के बाद साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। साउथ कोरिया से एक और महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं। निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, जिसके बाद से जांच चल रही है। जांच एजेंसियों ने अब यून सुक की गिरफ्तारी की मांग की है। एजेंसी ने इसके लिए सियोल की एक अदालत से वारंट जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि ये जांच की जा सके कि उन्होंने आखिर मार्शल लॉ लगाया क्यों था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने बताया कि जांच में सहयोग करने के लिए उन्हें 3 बार समन दिया गया, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने अपने ऑफिस की तलाशी भी नहीं करवाई। इसी के बाद जांच एजेंसियों ने अदालत से वारंट जारी करने की अपील की है। दक्षिण कोरिया के कानून के अनुसार राष्ट्रपति अधिकांश अपराधों के लिए जांच या अभियोजन से मुक्त हैं। उनकी सहमति के बिना उनकी तलाशी तक नहीं ली जा सकती, लेकिन विद्रोह या देशद्रोह के मामलों में उन्हें यह छूट नहीं मिलती है। आप जानते ही हैं कि बीते 3 दिसंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। राष्ट्रपति के इस फैसले के विरोध में भारी प्रदर्शन हुए, जिसके कुछ घंटों बाद उन्होंने मार्शल लॉ के फैसले को वापस भी ले लिया। उन्होंने मार्शल लॉ का बचाव किया था, साथ ही विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर शासन में बाधा डालने का आरोप भी लगाया, लेकिन बवाल नहीं थमा। उनके इस फैसले के बाद 14 दिसंबर को नेशनल असेंबली में साउथ कोरिया के सांसदों ने उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद असेंबली ने यून की राष्ट्रपति पद की शक्तियों को निलंबित कर दिया। यून को पद से निलंबित करने के बाद देश के प्रधानमंत्री हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन दक्षिण कोरियाई सांसदों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू पर भी महाभियोग लगाया और उन्हें भी हटा दिया गया। फिलहाल उप प्रधानमंत्री चोई सांग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे हैं। आज की दुनियादारी यहीं खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।